सब बातों से फ्री करें। आई एम, जो भी हमारा बाहर का ड्रेस है, जो हमको लगता है कि मैं प्रोफेशनल हूँ, बिजनेसमैन हूँ, एक्सेट्रा, वो सारा ड्रेस कवरिंग सोल की पहले हम निकालते हैं, बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ ड्रेस। लेकिन उस ड्रेस के साथ ईगो भी बहुत है, नेम फेम भी बहुत है। आई एम रिच, आई एम पुअर, दिस इज़ अ कवरिंग ओवर द रियल मी, द सेल्फ। तो आज ये कवरिंग निकाल देते हैं। अब दूसरी कवरिंग है रिलेशनशिप की कवरिंग। मैं मदर, मैं फादर, मैं ब्रदर, मैं सिस्टर, आखिर तो मैं माँ हूँ, आखिर तो मैं, ये बहुत बार हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। मैं, ये केवल कवरिंग है, न कोई मदर है न कोई फादर है, इट्स जस्ट अ रोल। तो ये वाली कवरिंग भी आज हम निकाल देते हैं। तीसरी कवरिंग है जेंडर की, मेल फीमेल, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, और इसके कारण लस्ट का विकार, कई विकार आ चुके हैं। सम नेगेटिविटी विद दिस जेंडर। आज हम ये भी कवरिंग निकाल देते हैं, क्योंकि और अब बचा है केवल मैं, द प्योर एनर्जी सोल, पॉइंट ऑफ लाइट। दिस इज द मी, द सेल्फ, जिसकी जर्नी आज हम देखेंगे, जिसके साथ कर्मों का खाता है, जिसके लिए कहते भाग्य लेकर आया है। ये वो आत्मा, ये वो मैं हूँ जो भाग्य लेकर आया है। आज इस मैं के भाग्य को हम देखेंगे। तो मैं, पॉइंट ऑफ लाइट, दिस इज़ द यूनिफॉर्म आज हम पहनते हुए स्कूल में पहुँचते हैं। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, द लॉज ऑफ कर्मा। वैसे दुनिया में बहुत सारे लॉज हैं, और सारे लॉज क्यों बनाए जाते हैं, कितने सारे लॉज हैं। जित कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा इस पूरे वर्ल्ड में जहाँ लॉज ना हो। ऐसा कोई है कहीं भी? हम सड़क पे जाते हैं, रोड पे ट्रैफिक रूल्स होते हैं। आप एक घर लेते हो, एग्रीमेंट होता है, प्रॉपर्टी एक्ट। अगर रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट। इसी तरह अगर चलो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के सारे जो भी लॉज है, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, एक्सेट्रा। कंपनी ओपन कर रहे हो, कंपनीज एक्ट। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जीवन का जिसमें लॉज ना हो? तो लॉज सारे पूरे वर्ल्ड में हर चीज़ के लॉज हैं जीवन के। तो अब जब सारे हर चीज़ के लॉज है, अब एक हिंदू जैसे मैरिज हुआ है तो मैरिज एक्ट है, ट्रांसपोर्ट है, व्हीकल मोटर एक्ट, मेडिकल काउंसिल, अच्छा ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसका भी एक्ट है, मेडिकल काउंसिल बना है। HUF, हिंदू अनडिवाइडेड, आपकी फैमिली का डिस्प्यूट है उसका भी एक्ट है। पार्टनरशिप एक्ट, सोसाइटी लॉ, स्पोर्ट्स है, गेम्स है, हर कोई के लॉज है। अब ये लॉज क्यों बने हैं?
लॉस क्यों बनते हैं, लॉस का रीज़न क्या है, क्यों बनाए जाते हैं, ताकि जब कुछ प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें कोई लॉज ना हो। अगर आंख घुमा के देखो कि कौन सी चीज़ है इस लाइफ में जिसके लॉज नहीं है। एनीथिंग, एवरी लिटिल थिंग जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सब एक लॉ के अंतर्गत आता है। जो भी चीज़ें बनाई जाती मिल रही है, तो इसका मतलब लॉज, हर चीज़ के लॉज है। अब जब हर चीज़ के लॉज है तो आत्मा, सोल इस शरीर में आई है, उसके भी तो कुछ लॉज होगा। तो वो है कार्मिक लॉस, जो आत्मा शरीर में आके कर्म कर रही है। और लॉस क्यों बनाते हैं जीवन में? क्योंकि अगर लॉज है कोई भी, जैसे अभी एक गेम है, गेम में भी जो लॉज होते हैं वो लॉज क्यों बनाया जाता है? ताकि कि कोई भी बात हो तो इट शुड कम अंडर द एम्बिट, ये वाले इसके लीगल फॉर्मेलिटीज है जो होना चाहिए। तो अब उसमें क्या होता है, लॉज जो बनते हैं, पहले रेगुलर प्रैक्टिस कोई भी लॉ का है कि फर्स्ट, जैसे अगर एक मकान ही हमें लेना है, तो मकान लेना है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, पहले पहले वो जैसे एग्रीमेंट साइन करना है, तो एग्रीमेंट बनाने वाले बना दे और हम साइन कर देते हैं, ऐसे करते हैं। हम क्या करते हैं, एग्रीमेंट को देखते हैं, जो समझदार होंगे, या अगर आप नहीं तो आप किसी लॉयर को अप्रूव कराइए, और फिर वो स्टडी करते हैं और उसके बाद उसको साइन करते हैं। ऐसा ही होता है ना, दिस इज द स्टाइल। आई वुड लाइक कि सभी अपना वीडियोस ऑन करें सो दैट ये थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा and it would be easy for each one of us to understand. तो जैसे हमने बताया कि पहले स्टार्ट प्रैक्टिस इस तरह होती है कि रूल्स एंड रेगुलेशन स्टडी करते हैं, उसके बाद एग्रीमेंट साइन करते हैं, पहले स्टडी करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं, और फिर एक्टिविटीज स्टार्ट होती है, और साइन करने के बाद एक्टिविटी स्टार्ट होती है। आई एम श्योर दिस इज द लॉ कि ऐसे ही हम एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। कोई घर में एंटर किया, रहने लग गए, साइन वाइन कुछ किया नहीं, आकर बैठ गए, ऐसा नहीं चलता है। क्योंकि जब हम एंटर करेंगे, साइन करेंगे, स्टडी करेंगे, फिर साइन देखते हैं, फिर साइन करते और फिर कर्म करते हैं। क्यों ये प्रैक्टिस है? क्यों नहीं डायरेक्ट हम जाके साइन कर दे, या नहीं भी साइन करे रहने लग जाए? ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम ये सब करते हैं, मीन्स आई अंडरस्टूड मुझे क्या करना है, मेरी क्या लिमिट्स है, लेसी जो ओनर है उसकी क्या लिमिट्स है, और लॉज मतलब लीगल, हम लोग दोनों लीगल है या नहीं है, ये हो जाता है। और फिर कुछ बात हो तो हम उस पर स्यू कर सकते हैं। दिस इज द रीजन लॉज बनाया जाता है। सिमिलरली आज हम गेम खेलते हैं, गेम खेलते हैं तो क्या करते हैं, पहले गेम खेलने के पहले पूरे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन समझाया जाता है, कि गेम पूरा होने के बाद समझाते हैं। पहले गेम शुरू होता है, शुरू होने के पहले दोनों पार्टीज को बताया जाता है कि दिस इज द रूल्स एंड रेगुलेशंस। स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स तो एक एक कभी कभी एंटरटेनमेंट भी तो है ना, लेकिन उसके भी लॉज है, बीसीआई, बीसीसीआई,
क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ICCI, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। तो क्यों? क्योंकि लॉज, कोई भी एक्टिविटी के लॉज इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई उसके हर चीज में जस्टिफिकेशन हो। नहीं तो क्या जज कर सकता है जब लॉज ही नहीं है? तो जस्टिफिकेशन हो और दो, हर पार्टी को इक्वल अनबायस्ड जजमेंट दे जाए। नहीं तो अगर कोई भी लॉज नहीं है तो किसका साइड ले? तो इसी तरह, तो ये नॉर्मल रूल है कि पहले वो लॉज बनते हैं, हम अगर वो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी एंटर करते हैं तो उस लॉज को स्टडी करना होता है और उसके बाद फिर उसका साइन किया जाता है। एंड वंस यू हैव साइंड, व्हाट डज इट इंडिकेट? कि यू आर बाइंडेड बाय दैट लॉ। आप उससे अब अलग नहीं हो सकते क्योंकि आपने साइन कर लिया। अब आत्मा शरीर में एंटर हुई, कर्म करने लगी। जब मनुष्य समझदार इतना है कि उसने हर चीज के लॉज बना दिए और ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन सुचारू रूप से चले, तो क्या आत्मा शरीर में एंटर हुई, कर्म किया, तो वो कर्म के भी कोई लॉस तो होंगे कि नहीं होंगे? वो भी, वो जो आत्मा शरीर में एंटर होके कर्म कर रही है उसको कहेंगे लॉज ऑफ कर्मा, कार्मिक लॉस। लेकिन हुआ क्या, बाकी सब लॉस को तो हम एंटर होने के पहले पढ़ लिया, लेकिन आज अगर कार्मिक लॉस की बात किया जाए, हमें क्या कुछ पता है? हमको सिर्फ इतना पता है कि अच्छा कर्म करो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करो बुरा फल मिलेगा। ये भी थोड़ा थोड़ा शायद इतना पता है। क्या इसी को लॉस कहा जाएगा? एग्रीमेंट साइन करते हैं, कितनी पेज का होता है एग्रीमेंट? 3, 4, 5। हमारे कितने सारे एडवोकेट्स इस प्लेटफॉर्म में बैठे हैं, पूरा एक फील्ड है। और कितने सारे, एक सिंपल प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट भी साइन करना है, उसके कितने सारे पेजेस होते हैं, कितने सारे उसमें क्लॉजेस होते हैं। तो क्या आत्मा, अच्छा कर्म करो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करो बुरा फल मिलेगा, क्या इसी को लॉस कहेंगे? अगर लॉज है तो डिटेलिंग भी तो होगी। तो ये डिटेलिंग हम आज समझेंगे, क्योंकि अगर ये लॉ है तो ये कार्मिक लॉज जब सब मनुष्य ने भी बना दिए हैं, तो ये स्पिरिचुअल लॉज, गॉड क्रिएटेड लॉज, ये तो होगा ही होगा। नाउ लॉज करने का नहीं जब पता होता है तो क्या कारण है? क्योंकि अगर लॉज है तो मतलब यू आर बाइंडेड बाय इट, और बाइंडेड बाय इट का मतलब है कि यू शुड डू एज पर द लॉ। और अगर आप नहीं करते हो तो इसका मतलब, लॉज अगर अनक्लियर है तो इसका मतलब क्या होगा? क्योंकि अगर मुझे पता ही नहीं कि ऐसा कुछ लॉज है भी सही, तो हम क्या करेंगे? आइदर गेस करेंगे। मेन तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट लॉस का कब होता है कि हम उसको ताकि कुछ एक्टिविटी हम करें और कोई हमें गलत कहे तो हम रेफर कर सके कि नहीं नहीं देखो ये इसके अंतर्गत आता है तो ये गलत नहीं हो सकता। और एक तो ये रीजन है, इसलिए लॉस जरूरत है। और सेकंड है कि अगर मुझे कोई ऐसा पनिशमेंट मिलता है या कोई ऐसे मुझे गलत कहता है तो मुझे पता हो कि भाई कि ये क्लॉज था, मैंने इसको उसको उल्लंघन किया, उसको बाईपास किया, एंड दिस इज वेयर आई एम रॉन्ग। तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि वो उसको मैंने बाईपास कर दिया। तो so that I can hold myself, or if anyone who is not going by that law, responsible for that judgment. और अगर
और जब वो क्लियर नहीं होता है तो फिर हम गेस करते हैं। अब पनिशमेंट तो सपोज मिल रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं कि ऐसे क्यों हो रहा है, तो हम गेस करते हैं, गेस करते जाते बात क्या है, आखिर बात क्या है, क्यों ऐसा किया, और फिर हम रेफर करते हैं एडवोकेट्स को कि बात क्या है, क्यों ऐसा है, तो फिर वो बताते हैं ये है, इसमें ऐसा लिखा है, एंड देयरफॉर। तो अगर लॉज हमें क्लियर नहीं होता है तो प्रॉब्लम क्या होगी, ये कार्मिक लॉज भी क्योंकि हमें क्लियर नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या है कि हम गैस करते रहते हैं, और गैसिंग चलती है या फिर दूसरा ब्लेमिंग चलता है कि मैंने थोड़ी किया, इसके कारण ऐसा है, उसने ऐसा किया था इसलिए मुझे करना पड़ा। और फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन इस लॉज में आता है कि क्योंकि मुझे क्लियर नहीं है तो हम एक बहुत बड़ा क्वेश्चन करते हैं, व्हाई मी, आखिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों। ये होता है कि आखिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे पता नहीं है। शायद हम लोगों में जो भी हम यहाँ अभी इकट्ठे हुए हैं, ऐसा कोई होगा कि कभी भी लाइफ में ये नहीं क्वेश्चन आया होगा कि पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्यों मुझे मेरा ही सिर दर्द करता है, हम 3 भाई बहने हैं और किसी का तो कुछ नहीं होता। या कितने सारे एक्टिविटीज में या रिजल्ट्स में हमें ये क्वेश्चन होता है, व्हाई मी। तो व्हाई मी का क्वेश्चन क्यों होता है, मतलब मुझे ये सजा क्यों मिल रही है, क्या प्रॉब्लम है, मेरा कजन है या मेरी सिस्टर है, उसका तो देखो लाइफ क्या सेटल्ड है, मेरा देखो यहाँ ऐसी हालत है। ये जो हम कंपेयर करते हैं कि पता नहीं भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता, तो हम क्या करते हैं, ये वाई मी का जो क्वेश्चन है अगर आता है, इसका मतलब लॉस क्लियर नहीं है। और फिर जब मुझे आंसर नहीं मिलता है, पहले तो हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि सबको, जो भी मैं जिसको भी जानती हूँ उसको रिस्पॉन्सिबल होल्ड करने के लिए। और अगर कोई नहीं मिलता है मुझे, तो पहले तो मैं ट्राई करूंगी आदर्श को कि उसके कारण ये है, उसके कारण ये है। और जब फिर कोई नहीं मिलता है तो फिर क्या करते हैं, फिर हम पहले तो ट्राई करेंगे, ये ऐसा था ना, आज मेरे फादर ने मेरे साथ ऐसा किया ना, उसको पढ़ाया, उसको नहीं, मुझे नहीं पढ़ाया, इस कारण आज मेरी ये हालत है। अगर वो मुझे थोड़ा सा भी ध्यान दे देते तो शायद ऐसा नहीं होता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब तक हो सकता है, क्योंकि मुझे लॉस तो क्लियर है नहीं, तो मैं ट्राई करती हूँ मुझे जो मेरे साथ हो रहा है, मैं ट्राई करती हूँ कि कौन किसको जिम्मेवार ठहराऊं, whom can I hold responsible for what I am going through। और फिर जब कोई नहीं मिलता है फिर क्या करते हैं, ट्राई करेंगे, अगर कोई नहीं है तो फिर भगवान ऊपर ऊपर की ओर इशारा है। तो फिर हम सोचते हैं कि जब नहीं मिलता है कि परमात्मा तू ही है, तूने ऐसा किया, इसके कारण ये सब ऐसा हुआ, ऐसा ही होता है, क्योंकि और तो कोई मिला नहीं, अब तू ही है, तूने ऐसा क्यों किया, क्यों, क्योंकि ये सब कारण हुआ क्या। अब वो भी क्या कर सकता है, अब चाहे हमने कितना भी उसको कह दिया, कुछ भी कह दिया, वो चाहे रहम भी करे, लेकिन उसने लॉस, उसने तो कुछ गलत किया ही नहीं ना जो वो रिस्पॉन्सिबल है। क्या जज रिस्पॉन्सिबल होता है, तुम अपने आपस में तुम लोग कुछ गलत कर रहे हो, जज रिस्पॉन्सिबल होगा। जज का काम क्या है कि वो देखता है कि लॉस के अंतर्गत है या नहीं है, नहीं है तो द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जज इसमें क्या करेगा, परमात्मा का फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ रोल नहीं, और इसलिए परमात्मा कुछ कर भी नहीं सकता। अच्छा हाँ, अगर परमात्मा कुछ कर सकता है तो क्या कर सकता है, अगर वो उसको रहम आता भी है तो क्या करेगा, क्या वो जाके गलती की है तुमने और लेकिन तुमको पता नहीं, तो क्या वो रहम कर ले, जज बेचारों को लॉस पता नहीं था ना, बेशक गलती की करने दो, पता नहीं है तो लेट मी रिड्यूस द लॉस।
reduce the punishment, should you do it? Would you agree to it? अच्छा लगेगा आपको? नहीं करेगा. You all are advocates, many of them here. So what if at all, अगर उसको मर्सी आता है, एट द मोस्ट वो क्या कर सकता है? अगर उसको मर्सी आता भी है तो उसको क्लियर करेगा कि देखो ये है, ये गलती की है और ये लॉज है, आप उस, अगर आप ये लॉज के अंतर्गत नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा. सो यू प्लीज स्टडी द लॉज. दैट इज व्हाट ही कैन एक्चुअली express his sympathy towards us, and that is the right sympathy. Or should he just reduce our punishment? That's not at all the right one. परमात्मा, एक नॉर्मल जज, सेंसिबल जज भी ऐसा नहीं करेगा, भगवान भी ऐसा नहीं करता. तो इसलिए परमात्मा क्या करता है, हमको एट द मोस्ट ही विल शो अस द वे लाइक दिस प्लेटफॉर्म, कि आप वहां जाओ, समझो क्या लॉज है और अकॉर्डिंगली अपने आप को देखो, सो दैट कल चल के हम कोई का बात हो तो हम उसकी जिम्मेवारी ले सकें. क्योंकि मेरे पास I was unclear about this loss, so I never took the responsibility of what the result I'm going through. Is it true? कोई भी अपने साथ हो रहा है, हम बहुत जल्दी इजीली नहीं लेते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि लॉस ही नहीं पता. तो पनिशमेंट भी मिल रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे पता नहीं है तो मैं जिम्मेवारी नहीं लेती. इसलिए लॉस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब वो कौन से लॉज है, कार्मिक लॉज, जिसके कारण दुनिया में हम ये सब कुछ झेल रहे हैं. अब फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने देखा कि कर्म अर्थात क्या, पहले तो ये समझो कि कर्म किसे कहेंगे. हमने सोचा कि जो मैंने शरीर के थ्रू एक्शन किया है उसको कहेंगे कर्म. कर्म is an energy which is going out through me, the soul. So the energy in form of thoughts, words and actions. Any energy going out from here is karma, or any energy coming towards me, for me, is result. तो जो थॉट, वर्ड्स एंड एक्शंस जा रहा है वो कर्म, और जो थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस मेरे पास आ रहा है वो रिजल्ट. अब जो जा रहा है तो क्या हम कर्मी है जो मेरे से जा रहा है, या थॉट्स भी एक एनर्जी है जो जा रहा है? थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूट एन एक्शन. हमने सोचा कर्म मतलब जो शरीर से कर्म किया है उसको कर्म कहते हैं. The moment you start thinking, you have started your action. तो थॉट्स क्रिएट किया, वो एक्शन के एम्बिट में आ गया, कर्म के एम्बिट में आ गया. मतलब द मोमेंट कर्म के एम्बिट में आ गया, लॉज एप्लीकेबल हो गए. So therefore we have to understand the laws right from this level, not from this level. कर्म करने वाले तो एक्शन लॉस तो बहुत है संसार में, वो तो पूरे भरे पड़े हैं, हर चीज के कर्म के एक्ट पड़े. लेकिन कार्मिक लॉज यहाँ से शुरू होता है. एनर्जी गोइंग आउट कर्म, एनर्जी कमिंग इन फ्रूट, रिजल्ट. नाउ व्हाट इज दिस एनर्जी, उसके क्या लॉज है? पहले हम बड़े बड़े लॉज समझेंगे कि आत्मा जब शरीर के थ्रू कर्म कर रही है, इट्स लाइक बीज और फ्रूट. एक बीज और एक फल के बीच में देयर आर मेनी फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट टू गेट द डिजायर्ड फ्रूट. ऐसा होता है ना, बीज बोने के बाद क्या क्या चीज ध्यान में रखनी होती है? सबसे पहले जब हम बीज बोते हैं, अब फ्रूट मुझे चाहिए अल्फांसो मैंगोस, हापुस आम, तो मुझे बीज भी क्या देखना पड़ेगा? हापुस का ही बीज होना पड़ेगा,
मैं दशहरी आम का बीज लूं और मैं हापुस आम एक्सपेक्ट करूं, एप्पल का बीज लूं, मैंगो का फ्रूट एक्सपेक्ट करूं, नहीं हो सकता। मुझे फ्रूट चाहिए हापुस। तो सबसे पहले वो क्वालिटी, मुझे फ्रूट चाहिए बहुत अच्छे रिजल्ट, मेरे साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, तो सबसे पहले उसकी क्वालिटी। तो सॉइल सीड, द वेरी फर्स्ट इज द सीड। The quality of the seed is very important for a fruit to get the desired fruit. The very first factor. तो सॉइल सीड हो गया। अच्छा, सीड बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसको जिस धरनी में बोया गया वो धरनी अगर अच्छी नहीं है तो बीज कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर धरनी अच्छी नहीं है तो भी वो डिजायर्ड फ्रूट नहीं देगा। तो सेकंड इज द सॉइल वेयर इट इज सोन। तीसरा, आपने बीज का भी ध्यान रखा, धरनी का भी ध्यान रखा, लेकिन जिस समय उसको बोना चाहिए वो टाइम फैक्टर का ध्यान नहीं रखा। मैंगो का बीज है, बोना चाहिए उसको आपको ठंड के सीजन में, आपने बोया गर्मी में और आप सोचे फल नहीं आया। तो सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम, थर्ड। और फिर ये सब तो आपने ध्यान दिया, उसके बाद अब वो सीड को टू ग्रो इनटू अ फ्रूट, बोया, टाइम का भी ध्यान रखा, तो क्या फ्रूट आ जाएगा। देन वी डू रेगुलर वाटरिंग एंड फर्टिलाइजर्स, और ये सब हो जाए, और ये तीनों है, ये चारों है, और उसके बाद आपने किया रोज रोज रेगुलर वाटरिंग एंड फर्टिलाइजर्स कर रहे हो, लेकिन फिर भी फ्रूट कब मिलता है। मैंने पानी दिया मतलब फ्रूट आ जाएगा, वो फ्रूट फिर भी अपने समय पर आता है। और इसलिए लास्ट फैक्टर है पेशेंस। ये 5 फैक्टर्स जब टेकन इनटू अकाउंट है, देन यू गेट द डिजायर्ड फ्रूट। एक सीड और एक फ्रूट के बीच में, दिस इज द जर्नी, दीज आर द फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट टू गेट द डिजायर्ड फ्रूट। कर्म भी एक ऐसा ही सीड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीज, सबसे पहले क्वालिटी ऑफ द बीज, द इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन इज द क्वालिटी ऑफ द सीड। आज हम जब कोई कर्म करते हैं, हमको उसके इंटेंशन चेक करना। शायद कर्म हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, दान का कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, नेम, फेम। तो मुझे वो सीड के अकॉर्डिंग फ्रूट मिलेगा, द इंटेंशन के अकॉर्डिंग फ्रूट मिलेगा। लेट मी बी वेरी क्लियर, बिकॉज अगर हापुस का बीज है तो ही हापुस का फल मिलेगा। तो अगर मेरा इंटेंशन, मुझे फ्रूट चाहिए कि मुझे हैप्पीनेस हो, मुझे बहुत अच्छा फील हो, मैं बहुत खुशी में रहूं, फ्रूट ये चाहिए। इंटेंशन क्या है, लोग मेरी महिमा करें, स्वार्थ है, दूसरे को, मतलब एक्सपेक्टेशन है। सीड इज एक्सपेक्टेशन और फ्रूट चाहिए पॉजिटिव। आई हैव टू चेक। तो इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन फर्स्ट इज द क्वालिटी ऑफ द सीड। सेकंड इज जिसके प्रति, जिस धरनी में वो बोया गया। अब मैंने कर्म तो बहुत, इंटेंशन तो बहुत अच्छा है, कोई वो कर्म का, दान का कर्म किया, लेकिन जिसके प्रति किया गया वो व्यक्ति ठीक नहीं है। लाइक मैंने भिखारी था, वो मांग रहा था, मेरा भाव बहुत अच्छा था, दया आ गई, मैंने उसको दे दिया। तो मेरा तो इंटेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन उसने जाकर वो पैसों से वो किया या फिर ड्रिंक किया, तो क्या होगा। मेरा इंटेंशन अच्छा है, लेकिन वो जिसके प्रति किया गया वो व्यक्ति तो ठीक नहीं था। तो therefore will I get the desired fruit? क्योंकि वो व्यक्ति भी ठीक होना चाहिए, सॉइल भी तो अच्छी चाहिए।
तो सॉइल अगर अच्छी नहीं है तो भी यू वोंट गेट द डिजायर्ड फ्रूट। तीसरा, अब आप कहेंगे इसको हमको कैसे पता चलेगा कि भाई वो व्यक्ति ठीक नहीं है? तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जहां भी हम दे कर रहे हैं, जो भी श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, लेट मी बी वेरी श्योर कि व्हाट किस पर्पस के लिए यूज जा रहा है। और अगर वो राइट पर्पस नहीं है तो फिर मुझे वो फ्रूट नहीं मिलेगा उसका, क्योंकि वो राइट जिसके प्रति वो किया गया वो राइट नहीं। तो इसलिए कई बार हम सोचते मैंने तो बहुत अच्छे कर्म किए दुनिया में, मुझे याद नहीं है कि मैंने तो बड़े दान पुण्य किए, मैंने तो रोटरी में था, मैं तो लायंस में था। पर फर्स्ट ऑफ ऑल सीड देखना पड़ेगा, सेकंड जिसके प्रति किया जा रहा है वो क्या राइट है, दैट ऑल्सो हैज टू बी टेकन इनटू। तो इसलिए जिसके प्रति सॉइल इज इम्पोर्टेंट। तीसरा है टाइम, राइट टाइम पे किया जाए। कई बार बच्चे ने गलती की, अब माँ को उसको अलर्ट करना है, रॉन्ग है एक्शन। अब जब उसके फ्रेंड्स सब बैठे थे, घर में आए हुए थे, फैमिली कजन सब आए थे, माँ ने जाके उस समय उसको बोल दिया। माँ का इंटेंशन बहुत राइट था कि उसने गलती की, और माँ का राइट भी था, शी हैज दैट अधिकार कि उसको अलर्ट करे। लेकिन सबके जाने के बाद बच्चा कहेगा माँ तुम समय तो देखती कि क्या ये राइट टाइम है ये करने का। तो कई बार हम जो कर्म कर रहे हैं, हम अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे किसी को समझाना भी है, लेकिन टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट द राइट टाइम टू टेल देम? तो टाइम, थर्ड इज द टाइम, एंड फोर्थ इज ये तीनों करने के बाद फिर वाटरिंग, फर्टिलाइजर्स। मीन्स अगर मैंने अच्छा किया, इंटेंशन भी अच्छा था, जिसके प्रति किया वो व्यक्ति भी राइट था, और राइट टाइम पे भी किया बोला, उसके बाद रेगुलर वाटरिंग, फर्टिलाइजर्स। आई जस्ट गो ऑन डूइंग इट। व्हाट इज वाटरिंग? आई जस्ट गो ऑन डूइंग इट कि मिलेगा जरूर। दिस इज कॉल्ड वाटरिंग। The continuous enthusiastic thoughts for continuing the action is the watering and the watering for that seed. कभी कभी हम अच्छा कर तो रहे हैं, लेकिन हमारा एंथुजियाज्म कम हो जाता है, और फिर हम क्या करते, देखा आज मैं ऑनेस्ट थी ना, इस कारण मेरी ये हालत है। अगर मैं डिसऑनेस्ट होती ना उसकी जैसे, तो पता नहीं मैं कहां से कहां पहुंच जाती। तो मैं कर्म अच्छा भी कर रही हूँ, लेकिन स्टिल आई एम नॉट हैप्पी विथ इट, आई कैन नॉट कंटिन्यू, बिकॉज वाटरिंग नहीं है, एंथुजियाज्म नहीं। तो इसलिए पॉजिटिव नॉलेज इज, रेगुलर पॉजिटिव नॉलेज इज लाइक अ वाटरिंग टू द सीड ऑफ दैट एक्शन। और फिर बीच बीच में फर्टिलाइजर्स, वाटरिंग भी चाहिए और फर्टिलाइजर्स भी चाहिए। तो बीच बीच में एक स्पेशल हमको कोई अच्छे ऐसी आत्माएं हो उनके साथ की एक कनेक्शन, फर्टिलाइजर, खाद, एक स्पेशल क्लास, ये हमारी खाद की तरह काम करता है। तो रेगुलर वाटरिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। और फिर खाद, तो उससे क्या होगा कि वो जो फ्रूट ग्रो आने वाला है वो प्रोसेस चलता रहेगा। द मोमेंट वाटरिंग इज स्टॉप, होगा क्या फॉर एनी सीड, उसकी ग्रोथ स्टॉप हो गई। अब इतनी मेहनत भी की, लेकिन वाटरिंग ही स्टॉप कर दिया आपने, तो फिर वो रिजल्ट वैसा मिलेगा ना। तो therefore whatever values में से लेकर हम चल रहे हैं, हम कंटिन्यूसली उसमें वाटरिंग, spiritual knowledge like this kind is a watering. The moment this watering is stopped, क्या होगा, हम अच्छा कर रहे हैं और हमारा नेचर भी अच्छा है, बट हमको कोई बैकिंग नहीं लग रहा है, कोई सपोर्ट नहीं लग रहा है, इसलिए कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। आई फील कि क्या है, अच्छा करो, मिला क्या मुझे? मैं हमेशा अच्छी रही घर में, वो मेरे सिस्टर इन लॉ को देखो,
मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ, देवरानी देखो, जेठानी देखो, उसने क्या नहीं किया सास के साथ, मैं कितना अच्छा करी, लेकिन क्या फायदा, आज क्या हो क्या रहा है? Why am I questioning this? Because we're watering memory. So when we are associated with a platform like this, with a teaching like this, we are always getting that watering, so that we will be able to reach the foods very closely, very easily. इस कारण ये वाटरिंग इम्पोर्टेंट है। और फिफ्थ है, ये सब करने के बाद, उसके बाद भी जरूरी नहीं कि आज ही फ्रूट आ जाए, रोज रोज वाटरिंग करो। फिर पेशेंस, क्योंकि उस सीड में ड्यूरेशन, पेशेंस क्यों चाहिए? क्योंकि बाकी सारे सीड्स, जो सीड के फैक्टर्स है उसमें सब आ जाते हैं, लेकिन ड्यूरेशन का फैक्टर, जो सीड के जितने भी फैक्टर्स है, कर्म वाले सीड में सब एप्लीकेबल होते हैं सिवाय एक फैक्टर के, ड्यूरेशन। इसलिए वो पेशेंस किया कि हो सकता है जो आपने, जैसे बीज है अपना, मिर्ची का बीज है, आपने बीज बोया, and then you're taking all the factors into account, all the 5 factors, so it's fixed, within 1 week 2 weeks you'll get the fruit. And that of a cauliflower, गोभी का बीज है, उसको 6 महीने के अंदर अंदर नियरली मिल जाता है। बट दैट ऑफ अ मैंगो फेमस है, दादा बोए पोता खाए, इसका कोई ड्यूरेशन नहीं। तो उसमें तो फिर भी 4 साल 5 साल, प्रोवाइडेड ऑल द फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट, तो वो तो फिक्स्ड है। कर्म एक ऐसा बीज है, उसका कोई ड्यूरेशन फिक्स्ड नहीं। हो सकता है तुमने जो किए, कल किया, प्रोवाइडेड ऑल द फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट, कल ही मिल जाए, 4 दिन बाद मिले, 4 महीने बाद मिले, 4 साल बाद मिले, 40 साल बाद मिले, और हो सकता है इस जन्म में मिले ही नहीं। लेकिन इतना जरूर है, किया है, मिलेगा जरूर। कब मिलेगा इसका कोई, therefore पेशेंस वेरी इंपॉर्टेंट कर्म रूपी बीज में। तो इसलिए ये 5 फैक्टर्स जब when taken into account, then it will be called as a right fruit, then you will get the desired fruit. अब हम सोचे, देखे अपने आप को, हम क्या कहते हैं कि सारे जीवन में मैंने अच्छा ही किया, जहां तक मैंने होश संभाला है मुझे इतना याद है कि मैंने अच्छा ही किया, लेकिन क्या मैंने अच्छा सोचा? Were all the 5 factors taken into account while doing all this? अगर इसमें से एक फैक्टर की भी कमी है, मैं कहूँ सीड अच्छा नहीं है, बाकी मैंने सब कुछ अच्छा किया, या फिर सॉइल अच्छा नहीं है, बाकी सब अच्छा किया, will I get the desired fruit? You won't get it. So if I'm not getting the desired fruit, and if at all I claim कि मैंने तो बहुत अच्छा किया है पूरे जीवन में, let me at least see कि ये सब फैक्टर्स फॉलो हो रहे हैं टू गेट द डिजायर्ड फ्रूट। तो समवेयर ये डिजायर्ड फ्रूट के लिए ये 5 फैक्टर्स देखना है, देन यू विल गेट द डिजायर्ड फ्रूट। तो एक तो ये दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इन द कार्मिक लॉस। अब जब हम कहते हैं कर्म और फल, तो 5 factors, these are the most important which we come across. Ab now the simple principles of the karmic laws, key golden laws. First, results will be based on all the 5 factors. ऐसा नहीं हो सकता है कि एक भी फैक्टर कम हो, अच्छा अकॉर्डिंगली रिजल्ट मिलेगा, मतलब अगर कम है तो वैसा रिजल्ट है, पूरे है तो वैसा रिजल्ट है। और सेकंड इज देयर इज नो फिक्स्ड ड्यूरेशन फॉर द रिजल्ट्स ऑफ द कर्मा। देयर आर 3 गोल्डन लॉस। जैसे हमने देखा, हो सकता है कल ही मिल जाए, हो सकता है 40 साल बाद मिले, और हो सकता है इस जन्म में मिले नहीं, अगले जन्म में मिले। और तीसरा है, इसलिए कह दिया कर्म किए जा, फल की चिंता न कर इंसान, कर्मणे वादी कारस्ते माँ फलेशु कदाचन।
क्यों कहा, वाई इट इज बीन सेड कि कर्म किए जा फल की चिंता नहीं करो। क्यों? क्योंकि फायदा नहीं है चिंता करके। चिंता तो तब करें ना जब मुझे पता है, जैसे अभी 6 बजे तक आपके बच्चे को आना है, तो इमिजिएटली 6, जब तक 9 बजे गया हुआ है, 6 बजे तक आपको कोई थॉट नहीं चलता है, और जब 6 बज गए, 6:30 हो गए, देन आपके थॉट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो टाइम था, इस समय तक आ जाना चाहिए था। तो क्योंकि इसमें कोई टाइम लिमिट है ही नहीं, तो चिंता कैसे कर सकता है? टाइम होता तो कोई चिंता करे ना। इसलिए किया, कहा कर्म किए जा फल की चिंता नहीं करो, कोई टाइम लिमिट नहीं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैंने ये किया है, बस इतना है, किया है, मिलेगा जरूर, कब मिलेगा ये हमें कुछ नहीं पता। एंड आई थिंक सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द कार्मिक लॉज, कि हमको बताया ही नहीं कि कब मिलेगा। अब क्या अच्छा होगा इसमें? अगर सपोज मुझे ये पता होता कि मैंने ये किया है और मुझे इतने दिनों में मिल जा रहा है, तो फिर हमारा क्या हो जाता, मुझे इतने दिनों में ये किया, इतने दिनों में मिल जाता, तो हमारा पूरा फोकस उसके, वी वुड हैव बिकम टाइम कॉन्शियस, क्योंकि इतने समय में मुझे मिलना है। जैसे कोई इंटरेस्ट, मंथली रेंट आता है, मंथली इंटरेस्ट आता है, वो नहीं मिलता है, मुझे पता है मिलना है, तो क्या हो जाता है, हमारा फोकस पूरे मिलने पर हो जाता है, तो वो चिंता लगी रहती। तो एक तो परमात्मा ने वो एक कर्म का बर्डन रखा, कर्म के फ्रूट का बर्डन नहीं रखा। सेकेंडली, नाउ सपोज ट्रैफिक में हमको पता है कि ये सारे वो ड्राइविंग करते हैं, तो वो बेल्ट वेल्ट सब लगाना होता है, सब कुछ करना होता है। अगर मुझे ये पता है कि ये ट्रैफिक पुलिस ना इतने बजे से इतने बजे तक होते हैं, और इतने बजे से इतने समय तक इनकी चेकिंग होती है, और बाकी समय मुझे चेकिंग नहीं होती है, तो क्या होगा कि उस पीरियड में आई विल बी वेरी अलर्ट, और उसके आगे पीछे, बिकॉज आई नो कि अभी तो कोई चेकिंग हो नहीं रही है, तो आई विल रिलैक्स। और जब मुझे ये पता ही नहीं कि वो सिविली, वो ट्रैफिक पुलिस कोई भी ड्रेस में हो सकते, सिविलियन ड्रेस में भी हो सकते, एंड कभी भी पता नहीं कि कभी भी वो रह सकते, मे बी नॉट नेसेसरी थ्रू आउट, बट एनी टाइम दे वुड बी देयर, एंड दे कुड बी इन एनी ड्रेस। व्हाट विल हैपन? आई विल ऑलवेज बी इन माई रूल्स, बिकॉज पता नहीं कि कभी भी हो सकता। अगर पता है तब तो फिर उस पीरियड में हम ज्यादा अलर्ट होंगे, जब पता ही नहीं, तो आई एम ऑलवेज देयर, आई एम ऑलवेज विद इन द रूल्स, एंड आई एम ऑलवेज विद इन द रूल्स, मतलब आई जस्ट, रूल्स विल बिकम माई नेचर। हेलमेट पहनना, बेल्ट लगाना, ये मेरा नेचुरल नेचर है। तो अननोइंगली भी, कोई देखे नहीं देखे, कहीं कहाँ कहाँ होता है ना, उस स्टेट में जाओ कोई देखता नहीं है, लेकिन तुम्हारी नेचर है, दिल्ली से आप आए हो, आपको पता है कि ऐसे यहाँ तो ऐसा रूल है, तो आपकी नेचर ही बन गई बेल्ट पहनना ही है, हेलमेट पहनना ही है, तो यू विल ऑलवेज बी अंडर द रूल्स। भगवान ने भी कर्म में ये ड्यूरेशन का फैक्टर रख के बहुत बड़ा काम कर दिया। क्या काम कर दिया कि हमको एकदम निश्चित, मतलब हम जब, हमको पता ही नहीं कभी भी आ सकता है, विल ऑलवेज बी अलर्ट, इन अदर वर्ड्स विल ऑलवेज बी इन द रूल्स। वो एग्जामिन, वो स्कूल में होता था ना हमारा, हमारे स्कूल था बॉम्बे में, तो उसमें वो इंस्पेक्शन मंथ होता था, एंड दैट मंथ द यूनिवर्सिटी से इंस्पेक्टर आता था, और वो किसी भी वो उस, और उसका स्टाइल क्या होता था, ही विल गो टू एनी स्कूल, एनी क्लासरूम, ही विल मेक एनी स्टूडेंट स्टैंड, उसके कोई भी बुक्स को चेक करता था, और इस तरह की रैंडम चेकिंग करके, 2-3 के चेकिंग करके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही विल रेट, गिव द रिपोर्ट ऑफ दैट स्कूल इन द यूनिवर्सिटी। तो क्योंकि पता ही नहीं कि कभी भी आ जाए, कोई भी क्लास में चले जाए, किसको भी उठा दे और कुछ भी पूछ ले, when we knew this all, the whole month we would be very alert, क्योंकि पता नहीं,
तो इन अदर वर्ड्स द होल मंथ सब बच्चे की जो वो बैग होती थी, सब बुक्स होती थी, क्या होता था, स्पिक एंड स्पैन, अप टू डेट, एवरीथिंग परफेक्ट। क्यों? क्योंकि पता नहीं, परमात्मा ने भी ये लॉज, कार्मिक लॉज में ये वाला फैक्टर रख के बहुत बड़ा एक्चुअली बहुत हेल्प किया है कि जब मुझे पता ही नहीं तो आई विल ऑलवेज डू द गुड एक्शन। अगर पता होता तो शायद हम इतना नहीं करते। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कि जहाँ उन्होंने रीजन, ड्यूरेशन का कोई रीजन नहीं बताया, इसलिए कहा कर्म किए जा, फल की चिंता न कर इंसान, कर्मण्येवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा, एक्सेट्रा। अब उसके बाद है I and I only I am responsible for every action। मतलब जो भी मेरे साथ हो रहा है उसका जिम्मेवार मैं स्वयं हूँ, कोई और नहीं। Whatever is happening to me, I and only I, ये सबसे इम्पोर्टेंट हाईलाइट कर सकते हैं आप कि मैं and only मैं is responsible for what is happening to me, because it is like the fruit। आपने बीज बोया है, तो बीज बोया है, नाउ आपके सामने वही बीज एक फ्रूट बन के आता है। तो जब फ्रूट बना है तो कौन सा था बीज? वही बीज था ना जो फ्रूट बना है। तो जब फ्रूट, अगर दुख का फ्रूट आ रहा है तो फिर बीज कौन सा बोया होगा? दुख का बोया। सुख का फ्रूट आ रहा है तो बीज कौन सा बोया? सुख का बोया। तो बीज जो अगर फ्रूट की बेसिस पे हम चेक कर सकते बीज कौन सा था। ऐसा हो नहीं सकता कि बीज कुछ और बोया हो, फ्रूट को कुछ और आ रहा, क्योंकि वही बीज फ्रूट बन के आता है। तो अगर वो फ्रूट ठीक नहीं है, बीज को चेक करो। तो इसीलिए मेरे साथ जो हो रहा है, which is coming to me, energy which is coming to me is the fruit, energy which is going out is the कर्म। तो अगर आ रहा है फ्रूट है, फ्रूट ही एक समय बीज था, और वो जर्नी इतनी लॉन्ग थी कि हम शायद भूल गए कि एक समय ये फ्रूट बीज था, लेकिन फ्रूट को देख रहे हैं। तो मेरे में बीमारी रूपी फ्रूट आ रहा है, रिजल्ट मुझे, आप मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहे हो, ये फ्रूट मिल रहा है मुझे। मेरी बेटी मेरे साथ इस तरह से है, ये फ्रूट मिल रहा है। वट एवर वॉट इज कमिंग टू मी इज द फ्रूट, वॉट इज गोइंग आउट। सो वॉट आई हैव टू चेक, अगर वो फ्रूट है तो कभी ना कभी वो बीज था, और अगर वो फ्रूट मुझे मिल रहा है तो कभी ना कभी बीज मैंने बोया था। तो आई एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल। अब ये एक छोटी सी एक इंसिडेंट मैं आपको बता देती हूँ। अब आई डोंट नो हाउ फार ये जर्नल में आया है, बट देर आर मेनी सच रिलेटेड केसेस कि वो बच्चा, इट वाज देयर वाज इन चेन्नई ये इंसिडेंट हुआ, एंड द प्रोफेशनल फैमिली थी, वेल टू डू, वेल एस्टेब्लिश्ड, वेरी गुड इन द प्रोफेशंस, एंड दे हैड ओनली चाइल्ड, बेटा था, और बहुत अच्छा, मतलब मेरिट रैंक, ऑल काइंड्स, मतलब व्हाट ऑल वी कैन थिंक ऑफ, what all we can think of, we can think of that person, उसको मतलब सुख मिलना चाहिए, वो सब था। 14 years की एज में थिंग्स वर गोइंग वेरी फाइन। बच्चे को कुछ बीमारी डेवलप हुई, इनिशियली वो बहुत माइल्ड था, दे दे टुक द लोकल ट्रीटमेंट बट ग्रेजुअली इट एग्रीवेटेड, तो टू सच एन एक्सटेंट कि वो जैसे, मतलब आउट ऑफ जैसे ट्रीटमेंट, हर चीज़ लोकल लेवल पे कराई, फिर नेशनल लेवल पे ट्रीटमेंट कराई, फिर भी कुछ पता नहीं चला, इंटरनेशनल लेवल की ट्रीटमेंट कराई, फिर भी बीमारी टस से मस न हुई। और फिर बाद में फाइनली इट वाज लाइक 1 year, ही वाज ऑलमोस्ट बेड रिडन बाय दैट टाइम, क्योंकि कुछ बीमारी का पता ही नहीं चल रहा था। और एंड उस 1 year के पीरियड में ओनली चाइल्ड, एंड यू कैन इमेजिन द एगोनी द पेरेंट्स मस्ट बी गोइंग थ्रू। तो उन्होंने क्या नहीं किया, सारी प्रॉपर्टी बेच के उस बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए लगा दी, बट फाइनली नथिंग कुड हैपन। और आफ्टर 1 year, one evening, the
पेरेंट, द फादर वॉज सिटिंग बिसाइड द चाइल्ड, और ये बच्चा बड़े होश में आके कहता है, अच्छा पिताजी, मैंने आपसे मुझे आपसे इतने लेने थे, मैंने ले लिया और अब मैं जाता हूँ। पिताजी को एकदम शॉक हो गया, ये क्या है, सोचा कि ये खाली अनकॉन्शियस स्टेट में बोलता होगा, और ही वॉज इन अ वेरी कॉन्शियस मूड। और फिर उसने बताया कि बात पिछले जन्म की है, आई एंड यू वर बिजनेस पार्टनर्स डूइंग पार्टनरशिप इन बिजनेस इन पार्टनरशिप। हम लोग दोनों रेगुलर बिजनेस के प्रॉफिट शेयर करके जाते थे घर में। बिजनेस वॉज इन सिटी एंड हमारी जो फैमिलीज थी वो विलेज में थी। सो लाइक एवरी ईयर, वन फाइन ईयर, वी हैड शेयर्ड द प्रॉफिट्स एंड वी वर मूविंग टूवर्ड्स द विलेज। रास्ते में जंगल पड़ता था, मैं बैचलर था, आप फैमिली पर्सन थे, आपको लगा कि ये इतना पैसा लेके करेगा क्या, और व्हेन इन द जंगल आपने वो सारा पैसा मेरे से ले लिया एंड हार्म किया, कुछ आई थिंक मर्डर बोल दिया उन्होंने, मेरा कत्ल कर दिया और सारा पैसा ले लिया। तो वो सारा पैसा, आज तक का इंटरेस्ट मैंने आपसे ले लिया है। सेइंग दिस ही ब्रीथेड हिज लास्ट। कहने का भाव, मेरे साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेवार मैं स्वयं हूँ, कोई और नहीं। चाहे हमें पता नहीं है, क्योंकि ये कार्मिक लॉज है, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मुझे पता नहीं क्यों। इसलिए क्या होता है, कोई भी कर्म, क्योंकि मैं जिम्मेवार हूँ, चाहे मुझे पता नहीं है। पता क्यों नहीं है, जैसे सपोज आपको, आपकी, अब आप सपोज एक प्रोग्राम कर रहे हो और विद इन प्रोग्राम के इमीडिएट बाद हम सब अपने बिल्स चुकाते हैं। कोई मैरिज का प्रोग्राम है, पार्टी का है, बाद में जो भी रेस्टोरेंट का बिल है वो है, चुका देते हैं। सपोज आपने प्रिंटिंग वालों को पैसे दिए, उसने कहा ठीक है, फ़ोन किया कि भाई कितना पैसा है, उसने कहा ठीक है मैं बताता हूँ, और आपने रखे थे अलग। अब वो बता रहा है, उसको तो देना है। अच्छा, 15 दिन हो गया, नहीं आपने दिया, उसका फ़ोन आया तब आप नहीं थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फाइनली 15 दिन हो गए। अच्छा, 1 महीना हो गया, अभी तक पैसे नहीं दिए। आपने फिर बोला नहीं, वो जस्ट क्लैश होता गया, बिल भी दिया, चलो नहीं दिया। अब 3 महीने हो जाए, अब आपको जब देना पड़े तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। अच्छा, अगर इसको 6 महीने लग जाए या 1 साल हो जाए, आपने प्रोग्राम किया था आज और 1 ईयर के बाद अब वो कह रहा है कि अभी पैसा दो, अब कैसा लगेगा आपको? मुश्किल लगेगा, इजी हो जाएगा? थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल लगेगा। अच्छा, अगर 4 साल बीत जाए फिर, और फिर वो 4 साल के बाद आके कहे उस दिन आपने पार्टी की थी, उसका ये प्रिंटिंग का ये बिल है, फिर क्या होगा? फिर और मुश्किल हो जाता है। देखो, पैसा तो आपने वैसे भी रखा था, वो तो अगले दिन भी देने को रेडी थे, लेकिन जितना टाइम गैप होता गया इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर यू। और अगर 40 साल हो जाए उसके बाद वो आके पूछेगा तो आप, यू माइट नॉट इवन रिकग्नाइज, देन ही माइट हैव टू रिकॉल यू कि देखो ऐसे ऐसे था, एंड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। और वो 40 साल के बाद विथ इंटरेस्ट मांग ले तब तो और मुश्किल हो जाए। और अगर वो एंट्री तो स्टैंडिंग है ही है, इस अकाउंटिंग पीरियड में नहीं हो के अगले अकाउंटिंग पीरियड में कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा? एंट्री, अकाउंटेंट सब बैठे हैं, कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इस जन्म में आपने नहीं चुकाया, अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड तो होगा। अब मुझे तो पता नहीं कि कब से एंट्री चल रही है, और जब अगले जन्म में वो आता है और वो आकर 15,000 का बिल था, और वो व्यक्ति आता है आपके जीवन में, और आप रोड पे चल रहे हो, एक गाड़ी को एकदम बड़ा डेंट कर जाता है और आपका बिल आ जाता है 15,000। क्या था वो?
बिकॉज ऑफ दैट पर्सन आप कहते देखा आज का जमाना है ना ठीक नहीं है, तुम अच्छा करो, तुम्हारे पर ही सब पड़ता है, गलती उसने की लेकिन सारा भुगतना मुझे पड़ रहा है उसके कारण। कौन सा था वो बिल? इसलिए जो मैंने किया है जितना जल्दी चुक जाए वो बहुत अच्छा है। जितना टाइम होता जाएगा ना इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। इट्स नॉट दैट देना तो तब भी पड़ेगा बट मुझे उसको रिकनसाइल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और अगर वो एक जन्म तक कैरी फॉरवर्ड हो जाए तब तो पूछो। इसलिए कहा देखो चलो मुझे ये तो पता नहीं कि कब किया था, अगर ऐसे कोई कर्म है जिसका मुझे रिकॉल नहीं, कुछ मैं उसको रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्या मेरे कर्म थे जो मुझे ऐसे मिला। मैंने तो इस लाइफ में बहुत अच्छा ही अच्छा किया था, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, अगर ये वाला है तो। लेकिन अगर फिर भी मुझे मिल रहा है तो समवेयर मैंने किया था। कब किया था? मे बी नॉट इन दिस अकाउंटिंग ईयर, मे बी नॉट इन दिस अकाउंटिंग बर्थ, कुछ पे पिछले का बर्थ था, लेकिन किया है। इस फ्रूट पहले नहीं आता है, पहले सीड आता है। पहले सीड है फिर फ्रूट है या पहले फ्रूट है? तो अगर मुझे मिल रहा है ये फ्रूट है तो जो दे रहा है तो फ्रूट वही मिलता है जो किया था। तो therefore no one else is responsible for what I am getting. I and only I am responsible for my action. ये गोल्डन लॉज जब हम इस कर्म के समझ जाते हैं तो क्या हो जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट, परमात्मा, मैं किसी और को अपना जिम्मेवार नहीं ठहराती एंड therefore I will be able to face the result of every action। और अपनी जिम्मेवारी से कोई भी चीज़, जैसे एक व्यक्ति वो बहुत हॉट टेम्पर था, तो सुबह उठे तो सामने एक टेबल पड़ा था। अब नींद से उठा तो जैसे वो सामने टेबल पड़ा था बहुत जोर से ठोकर लगी, और जिस ठोकर जोर से लगते ही उसको बहुत गुस्सा आया, बिकॉज एज इट इज हॉट टेम्पर था। उसने नौकरों को बुलाया, किया क्या क्या है आपको समझ में नहीं आता, ये है वो है, काफ़ी कुछ। फिर वो थोड़ा शांत हुआ, नौकर तो चुपचाप बैठे, कुछ बोल नहीं सकते। फिर बाद में वाइफ ने बताया रात को फ़ोन आया था, आप उठे थे और वो फ़ोन, फिर वहाँ फ़ोन तक पहुँचे तब तक वो ऑफ हो गया। फिर बाद में आपने वो टेबल रखा और फ़ोन को इधर रखा था, तो ये टेबल जो रखा था ना वो आपने रखा था। फिर क्या हो गया उसका? शांत हो गया। अब कोई गुस्सा नहीं है क्योंकि पता है मैंने किया था। क्योंकि तो इसलिए इफ आई नो कि व्हाट आई एम गेटिंग इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट आई हैव डन इट, तो मेरा क्रोध जो आज मैं बहुत गुस्सा हो रही हूँ, मेरा बहुत अंदर रिवेंज चल रहा है, जेलेसी हो रही है, ये शांत हो जाए। कार्मिक लॉज helps us to understand this. This is the karmic laws. तो अब ये तो बहुत बड़ा, इट इज़ जस्ट अ वेरी, उसको क्या कहेंगे, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इट्स वेरी डिटेल्ड कार्मिक लॉज है जो हम इन द स्पिरिचुअल कोर्स, स्पिरिचुअल नॉलेज में अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये वो कार्मिक लॉज है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो फिर हम ये स्पिरिचुअल लॉज, स्पिरिचुअल नॉलेज कंटिन्यू कर सकते हैं कि ये फिर डेप्थ है। दिस इज द कार्मिक लॉज। क्लियर? तो अगर बिकॉज आज सेवेंथ डे, एट्थ डे है, नाइन्थ डे आई थिंक सो, द लास्ट चैप्टर है, तो वी हैव टू डिसाइड एज पर दिस कि व्हाट डू यू फील, डू यू विश टू कंटिन्यू और नॉट। तो आफ्टर द मेडिटेशन यू कैन लेट मी नो कि व्हाट यू विश टू डू। तो आज अपने आप को हम देखें कि जो मैं, मेरे साथ जो जो हो रहा है, थोड़ा हम साइलेंस में बैठते हैं और 2 मिनट्स रिव्यू कर लेते हैं। बहुत बार हम जो जो होता है राइट फ्रॉम डे 1 से लेकर जहाँ तक मुझे होश है, हमको पता है
हम उसको देखें कि ये हुआ, ऐसे ऐसे हो रहा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया। और हो सकता है अभी तक हमने बहुतों को ब्लेम किया होगा, बहुतों को ऊपर नीचे कहा होगा। उन सब को सामने लेके आए, उन सब को देखे कि क्या क्या किया है किसी ने मेरे साथ। जो भी किया या जो भी मेरे साथ हुआ, आज हम सोच ले कि ये सब मेरे ही कर्मों के कारण था। और वो कौन सा मैं, द सोल, नॉट दिस बॉडी। ये इस अकाउंटिंग पीरियड में मुझे उसका रिजल्ट मिला, लेकिन कौन से अकाउंटिंग पीरियड में कर्म किया था मुझे नहीं पता। चाहे रिजल्ट आज मिला है, लेकिन समवेयर वो मुझ सोल का वो अकाउंटिंग पीरियड था, इन सम ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अंडरस्टैंडिंग दिस, जिसको भी मैंने दोषी ठहराया हो, अभी तक उसके लिए मन में रिवेंज है, ब्लेम गेम है। और आज तक मैं कभी कभी उसको माफ़ भी नहीं कर पाती हूँ कि हाउ डेयर ही डिड इट। आई कैन नेवर फॉरगिव यू। समवेयर अगर ये फीलिंग मेरी रही है, आज उस सोल को फॉरगिव कर दे। आई एम सॉरी। मेरे अपने ही कर्म थे, मैंने ही वो टेबल रखा था, एंड आई हैव गॉट द ब्रंट ऑफ इट। अब मैं दूसरा कर्म जो मैंने किया है आपको ब्लेम करके, उस पहले वाले कर्म के लिए सॉरी। एंड दूसरा जो कर्म किया, अब लेट मी बी रेडी टू फेस द रिजल्ट ऑफ इट। ओम शांति। So this is the deep spiritual karmic loss. तो is it easy or difficult? Difficult है, easy है? Very easy। क्यों easy है? easy है या difficult है, क्या कहेंगे? किसी ने कहा कि कौन से कर्म हैं, if I'm helping my family member with cash and kind because he's not able to make his ends meet, then it will be added to his karmic account. But it is also not good and possible not to help him. He can't pay me back. What's the correct thing to do? Actually it is not the help or something. हमको समझना है कि वो राइट पर्पस के लिए यूज हो रहा है। अगर वो धन मैं यूज कर रही हूँ तो वो एक्चुअली हेल्प है या मैं उसको डिपेंडेंट कर रही हूँ। मैनी टाइम्स क्या होता है, उसको हेल्प करते करते वो उसकी आदत बन जाती है और उसको पता होता है कि मुझे तो मिल जाएगा हेल्प, एंड वो कहीं ना कहीं वो उस जो हेल्प को मिसयूज भी करता है। जैसे कई बार एक भाई ने अपने भतीजे को ये पैसों से हेल्प किया, ये सोच के कि उसके फादर इतना नहीं है तो मैं अंकल हूँ, चाचा हूँ, चलो उसको हेल्प करूँ। हेल्प तो किया उसको, लेकिन उस व्यक्ति ने, वो जान जवान बच्चा था, हेल्प किया, वो फायदा न लेकर उसको मिसयूज करने लगा। क्योंकि पैसा मिल रहा है तो अपने दूसरे सिटी में वो, ये सिटी में अलग अलग, तो उसको ऐसा यूज कर रहा है और चाचा को बोल रहा है ये हुआ गलत, मतलब और रॉन्ग स्टोरीज, और कर कुछ और रहा है। तो आई हैव टू बी वेरी श्योर कि जो वो हेल्प मैं दे रही हूँ वो राइट पर्पस के लिए यूज हो, सो देन इट वोंट बी एन अकाउंट। और फिर हेल्प, एंड प्लस हेल्प ऐसा करे जो उसको खड़ा करे। बच्चे को हम पढ़ाते हैं हेल्प करके इसलिए ताकि वो अपने पैर पर खड़ा हो। तो therefore I have to be very sure the way I am helping it and the way it is being used, and क्या वो right purpose हो रहा है, so that has to be very clear. Okay, so what should we do? Message, y'all can now speak also. आगे कैसे
करे, कैरी फॉरवर्ड करे, ये डीप स्पिरिचुअल लॉज है। सो यस नो क्या करेंगे? हाउ मेनी डू फील कि आगे बढ़ना है? हाँ जी, ओके। सो व्हाट विल डू इज 1 वीक, बिकॉज एस इट इज 8 जून से लॉकडाउन का पूरा क्लियर होगा। So this spiritual laws in detailing, which is called godly versions, that will be starting. So 1 week tak we'll be doing it, and next Sunday we'll again take a call. Is it okay? Because I think so 8th June tak actual पूरा open जो होगा वो पता चल जाए 6 to 7. ठीक है? Any more questions? No questions? सब क्वेश्चंस का आंसर मिल गया? Yeah, tomorrow onwards 6 o'clock, 6 to 7 as usual, the it would be going on, and of course it will be going deeper, because the karmic law, as we said, is based on the thought seed. तो इस सीड को हमें चेक करना पड़ेगा। हम फ्रूट को या एक्शन को चेक करते हैं, विच इज टू लेट। वी हैव टू चेक द सीड। तो सो द होल हमारा स्पिरिचुअल एडवांस क्लासेस जो है, इट इज बेस्ड ऑन द सीड इन द थॉट्स, attitude, intentions. So it's based on the whole thing, which we call as advanced classes. It's of 15 days, but we'll just take it a call next week until next Sunday. Okay? So we don't get, when do we get moksha? I think so. One more question is there. One brother is asking, what is hell? No, sure. What is hell? Yes. अच्छा, हेल क्या है? हेल का मतलब है नरक। नरक मतलब बहुत दुख, कोई भी तरह का मतलब दुख, बहुत दुख। अब चाहे मुझे एक मेरी उंगली कट गई या मेरा बहुत हेडेक हो रहा है, उस समय क्या मैं बहुत दुख की महसूसता करती हूँ? एक मुझे हेडेक ही हो रहा है, सीवियर हेडेक, उस समय मुझे कुछ भी नहीं सूझता है, चक्कर आ रही है, दुख की महसूसता कर रही। तो दुख की महसूसता जहाँ होती है, इट इज कॉल्ड नर्क। ये कोई अलग वर्ल्ड नहीं है जहाँ जाना पड़ता है और फिर दुखी होना पड़ता है। एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर ये मुझे महसूसता है, इट्स नर्क। तो इसीलिए स्वर्ग भी क्या है? अगर नर्क ये है, स्वर्ग क्या है? अभी अगर मुझे इतना आनंद आ रहा है, इतना सुख मिल रहा है थॉट के बेस पे, दिस इज स्वर्ग। तो नर्क भी यहाँ, स्वर्ग भी, ऊपर और नीचे नहीं है, कहीं अलग जाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर? ओके, एनी वन मोर क्वेश्चन वाज देयर? मोक्ष क्या होता है? मोक्ष मतलब इनएक्टिविटी, अर्थात मैं कुछ करूं नहीं। इट्स लाइक द सोल गोज इन परम धाम एंड सिट्स, चुपचाप बैठे रहो। प्लेयर गेम प्ले ही नहीं करे, उसको बैटिंग करने का चांस मिले नहीं, प्लेयर है, ना बैटिंग करने का चांस मिले, ना बॉलिंग करने का और ना फील्डिंग करने का, पेविलियन में बैठा रहे, उसको क्या कहेंगे आप? उसको एंजॉयमेंट कहेंगे या पनिशमेंट कहेंगे? बिकॉज ही इज जस्ट नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज क्वालिटीज, हिज पोटेंशियल। तो दिस इज कॉल्ड मोक्ष, जहाँ आत्मा डॉर्मेंट स्टेज में बैठ जाती है, परम धाम में। उसका वो कुछ कर्म कर ही नहीं पा रही है। सो इट्स जस्ट लाइक सभी एंजॉय कर रहे हैं, मई का सीजन है, सारे कजन्स गए, फ्रेंड्स बाहर गए, आप घर में बैठे हो। इट्स नॉट कि आपको कोई तकलीफ हो रही है, पर वो जो वो सुख ले रहे हैं ना, वो सुख आपको मिल नहीं रहा। दिस इज कॉल्ड मोक्ष, कि परम धाम में हम बैठे,
तो मोक्ष ये होता नहीं है कि कंप्लीटली आप सारा ही समय परम धाम में रहो। ये हो सकता है कि मैक्सिमम टाइम आप परमात्मा के पास रह सकते हो, दैट इज फाइन, बट जीरो हो जाए कि आना ही ना पड़े, इनफैक्ट दैट इज अ पनिशमेंट, इट इज नॉट एन एंजॉयमेंट। सभी जा रहे हैं, सभी एंजॉय कर रहे हैं और आप घर में बैठे हो, और मई का सीजन है, दिल्ली की गर्मी है, ये तो बहुत बड़ा पनिशमेंट है। सो हियर वी अंडरस्टैंड वेरी डीपली मोक्ष क्या है और मोक्ष होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक प्रोफेशनल को, एक प्लेयर को, एक एक्टर को रोल्स नहीं मिलना ही उसके लिए पनिशमेंट है, उसके लिए वो एंजॉयमेंट नहीं है, उसके लिए रिलैक्सेशन नहीं है। एक्टर मतलब ही एक्टिंग उसकी रिलैक्सेशन है, एक्टिंग नहीं करना उसके लिए पनिशमेंट है। आत्मा एक्टर है, आत्मा जितना रोल प्ले करेगी उसके लिए वो अचीवमेंट है, उसके लिए वो क्रेडिट है। नहीं प्ले करती है उसके लिए वो एक लॉस है, और उसके लिए वो एक बहुत बड़ा उसकी डिफीट है। ठीक है, इन डिटेल्स व्हेन यू गो थ्रू दिस स्पिरिचुअल नॉलेज इन द मुरलीज, ऑल